किस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं? ग्रेविटेशन। अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलें तो इस एक चैप्टर का बस एक ही नाम है और सारे के सारे इसी चैप्टर के टॉपिक हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में एक बड़ा सा नाम दे दिया जाता है, एक चैप्टर का नाम रखा गया ग्रेविटेशन, लेकिन मैं इस चैप्टर को ग्रेविटेशन नहीं कहता, मैं कहता हूं इसको हम बांट लेंगे, ठीक है ना। इस ग्रेविटेशन चैप्टर को हम 3 पार्ट में बांट लेंगे। पहला पार्ट हमने रखा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में मैंने क्या भी पढ़ लिया था साइड में, केपलर्स लॉ। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, है ना। ये 2 बातें हमने अब तक की हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तीसरे नंबर पर मैं रखता हूं इसी चैप्टर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जीपीई का मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा टॉपिक मैंने यहां पर लिया है मोशन ऑफ सैटेलाइट। तो मेरे हिसाब से ये एक तरीके से एक ही चैप्टर 3 चैप्टर से मिलकर बना है। मैं इनको 3 अलग अलग तरीके से बैठ के पढ़ता हूं, ठीक है ना चीजों को। मोशन ऑफ सैटेलाइट जो है ना, मोशन ऑफ सैटेलाइट मैं उसको बिल्कुल अलग पढ़ता हूं, ठीक है ना, ठीक है। मोशन ऑफ सैटेलाइट, स्पेलिंग सही है क्या देखना, ठीक है, बहुत अच्छे। तो मोशन ऑफ सैटेलाइट और इसको, ये तो बिल्कुल अलग पढ़ेंगे, और ये भी अब हम अलग पढ़ने जा रहे हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं इस वाले टॉपिक को शुरू इसलिए नहीं कर रहा था अभी तक कि ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इन तीनों में अगर सबसे कुछ अलग है तो वो यही है। ये भी बहुत आसान पड़ेगा और वो भी मुझे लगता है आसान के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आसान के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी था, मतलब मजा आता था चीजों को जानने सीखने में। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो और जानने सीखने को रह गया उसमें, लेकिन फिर क्या होता तरीका कि पहले आप थोड़ा सा ये पढ़ लें, फिर इसमें मिक्स करके उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऊपर जो ऊपर वाला चैप्टर है उसको इसमें मिक्स करके भी पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा ये पढ़ेंगे, फिर इन दोनों को इसमें मिक्स करके पढ़ेंगे, फिर तीनों को मिक्स करके फिर पढ़ेंगे। मतलब पढ़ने का मतलब क्या, न्यूमेरिकल। मेन मुद्दा होता है न्यूमेरिकल, यानी अगर आपके न्यूमेरिकल तैयार हो गए तो समझिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हो तो आपने जो पढ़ा है वो रटा है, बस केवल रट लिया है ना। पता लगा मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपसे पूछा, आपने बता दिया, लेकिन आप उसको अगर उसके बेस पर न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, बस खाली आपने रट लिया कि पेपर में कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो अब ध्यान लगाइएगा, बड़े काम का टॉपिक है आगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आज का जो टॉपिक है मेन वो है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब अब तक ये बातें कर रहे थे कि भाई जब तक चीजें अर्थ की ग्रेविटी में रहती है, हम अब तक ये पूछ रहे थे बताओ अर्थ की ग्रेविटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर हम अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, 2000 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, 3000 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, या हम अर्थ के सरफेस से नीचे गड्ढा खोदकर 2500 किलोमीटर नीचे चले जाएं, 2000 किलोमीटर नीचे चले जाएं, 3200 किलोमीटर नीचे चले जाएं, तो ग्रेविटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर है ना। अब उसी के साथ साथ हमने कहा एक समय एक जगह ऐसी आएगी अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर भी एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल काम करना बंद कर देगा। वो जगह जहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल काम करना बंद कर दे, समझ जाओ बस वहीं तक है अर्थ की क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड समझ गए ना, पहले इस वर्ड को समझिए। ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी बॉडी की होती है, जैसे ग्रेविटी जब किसी भी बॉडी की हो सकती है तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी किसी भी बॉडी की हो सकती है। मतलब मैंने कहा था हर एक बॉडी के अपना ग्रेविटेशनल, अपनी ग्रेविटी होती है, हर एक बॉडी की अपनी ग्रेविटी होती है, और हर एक बॉडी का ही ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज द रीजन अराउंड ए बॉडी, ग्रेविटेशनल फील्ड इज द रीजन अराउंड ए बॉडी, किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के चारों तरफ का वो रीजन, द रीजन अराउंड ए बॉडी इन विच द अनदर बॉडी एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नहीं समझे। मैंने कहा अगर मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक है, अगर आप ये जानना चाहते हो मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक है, तो मेरे आसपास रखी हुई कोई दूसरी बॉडी जहां तक मुझसे अट्रैक्शन महसूस करे वहां तक मेरी फील्ड है। समझ में आ रही बात ना। यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक है, जहां तक अर्थ के अंदर, मतलब अर्थ के आसपास रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मैंने कहा इन्फिनिटी पे पहुंचकर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इन्फिनिटी पे 0 होने का मतलब यह है कि इनफाइनाइट पे पहुंच करके कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से ग्रेविटेशनल पुल महसूस नहीं कर रहा होगा। मैथमेटिकली तो इनफाइनाइट पे क्या नहीं करता है, इन्फिनिटी पे पहुंचकर ऐसा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम पाते हैं कि इनफाइनाइट से बहुत पहले ही अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है। समझ में आ रही बात ना। वैनिश होना मतलब खत्म हो जाती है, क्योंकि और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में लाई कर रहे हैं, अकेले अर्थ ही नहीं है। भाई हम जब अर्थ के फील्ड से बाहर निकलेंगे तो किसी दूसरे के फील्ड में जाएंगे, और इतना गैप है इनके बीच में कि हमारी फील्ड से निकल के तब हम दूसरे की फील्ड में जाते हैं। जैसे जब हम मून पे, मान लीजिए हम मून पे लैंड करना चाह रहे थे तो क्या हो रहा था,
कि अब हमारा जो चंद्रयान है वो पहले मून की जब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर चला गया, मून की ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो अब मून ने उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे अर्थ अपनी ओर किसी भी चीज को अट्रैक्ट करती है, वैसे ही मून भी सब हर एक चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जब मून ने उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, तो जैसे हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण ऊपर से गिरती बॉडी की वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाती है, वैसे ही मून की ग्रेविटी में भी जब कोई चीज जा रही होती है तो उसकी भी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाती है। और सॉफ्ट लैंडिंग कराना इसीलिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब यानी कुल मिला के जब कोई चीज इतनी दूर से, पहली बात फील्ड कहां से शुरू हो जाती है मून की, कई मतलब उसकी भी हजारों किलोमीटर पहले से फील्ड शुरू हो जाती है। तो हजारों किलोमीटर पहले से जब किसी चीज पे क्या लग रहा हो, एक्सेलरेशन, तो वो वेलोसिटी को कितना इनहांस कर देगा आप सोच के देखो। तो इतनी ज्यादा इनहांस होने के बाद वेलोसिटी जब जाती है मून की ओर, जब कोई बॉडी जाती है तो मून से इतना तेज टकराती है कि उसके अपने अस्तित्व को बचाए रखने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस करना होता है। जो मून का ग्रेविटेशनल पुल होता है उसको बैलेंस करने के लिए हमें अगेंस्ट में फोर्स लगाना पड़ता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर है। जैसे कि अगर कोई बॉडी ऊपर से फ्रीली फॉल करा दी जाए, फ्रीली फॉल, जहाज से कोई आदमी फ्रीली फॉल कर जाए, गिर जाए, है ना, एरोप्लेन से, चलते एरोप्लेन से कोई व्यक्ति गिर जाए, तो उसका कोई चांस नहीं बचता कि वो अर्थ पर, अगर अच्छी खासी ऊंचाई से गिरा है तो, कि वो अर्थ पे आकर के बचेगा। लेकिन अगर कोई पैराशूट लेकर के जंप कर जाए तो सिंपल सी बात है कि वो आराम से जमीन पे नीचे उतर जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि पैराशूट क्या कर लेगा, उस ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस करने का काम करेगा। समझ में आ रही बात ना, वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको बैलेंस करने के लिए एक अपवर्ड फोर्स न लगेगा। जब पैराशूट खुलेगा तो पैराशूट में जब एंटर कर जाएगी एयर, तो एयर प्रेशर के कारण ऊपर की ओर फोर्स लगने लगेगा। वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करने लगेगा, बैलेंस करने लगेगा। उस बैलेंसिंग के कारण आप कंट्रोलेबल स्पीड से नीचे आ सकते हैं। कंट्रोलेबल का मतलब जितना ज्यादा चाहोगे, जितना चाहोगे उतना। आपका मन करेगा कि मैं बिल्कुल धीमे से जमीन पे उतरूं तो भी हो सकता है, और आप चाहोगे कि नहीं मैं बिल्कुल धीमे भी नहीं उतरना चाहता, थोड़ा मजा लेना चाहता हूं, ठीक है ना, तो मजे लेने के लिए आप थोड़ा सा तेज उतरना चाहते हैं जमीन पे, वो भी हो जाएगा। कंट्रोलेबल स्पीड होती है, मतलब जितना आप पैराशूट को जिस हिसाब से खोलेंगे, जितना ज्यादा उसका एरिया कर देंगे, मतलब उससे कंट्रोल होता चला जाएगा। समझ गए ना। मोस्टली चीजें कांस्टेंट स्पीड से नीचे आती हैं जब पैराशूट खोल लेती हैं। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि एक समय ऐसा आता है कि जहां पर ग्रेविटेशनल पुल और पैराशूट के अंदर जाने वाली हवा का ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल। और अगर दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। और अगर एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। और नेट फोर्स अगर जीरो हो जाए तो बॉडी क्या करने लगती है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगती है। इसका मतलब जितनी स्पीड पे आप एक बार मेंटेन कर लेंगे अपने आप को, उतनी स्पीड से नीचे उतर जाएंगे आराम से। बात समझ में आ रही है, अभी कोई डाउट तो नहीं। लेकिन अगर फ्री फॉल कराओगे तो बहुत भयंकर होगा, जितना ज्यादा ऊंचाई से गिरेगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी ज्यादा अटेन कर लेगा। क्लियर हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल, हाँ बोलो। हाँ वहीं से करते हैं, कौन करा नहीं करते वहां से, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होती बच्चे। ये कंट्रोल यहां से कर रहे हैं, वो मैं कोई बैठा, उसमें कोई ड्राइवर बैठ करके गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर रहा है, यहां बैठ के कंट्रोल करना है वहां की चीजों को जो मून पे जा रही है, ठीक है ना। और रही बात इसकी कि हम सजेशन नहीं दे सकते, समझ लो ना। अभी आपको लग रहा हमने तो, मैंने आपको बहुत मोटे मोटे तौर पर क्या बता दिया, एक मोटे मोटे तौर पर एक कहानी बताई आपको। इतना आसान अगर हुआ करता तो हर तीसरे दिन हम लोग मून पे क्या भेजा करते, मिशन भेजा करते। लेकिन एक एक मिशन को कहीं साल लग जाते हैं जाने में। इसका मतलब ये एक छोटी सी बात नहीं है केवल कि बस हमने कह दिया कि यार लैंडिंग को अगर हमें सॉफ्ट कराना है तो हमें क्या करना होगा, डी एक्सेलरेट करना होगा। तो भाई डी एक्सेलरेट करने के अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है ना। कितना डी एक्सेलरेट करना है, कितना नहीं करना है, ठीक है ना, वो बहुत सी चीजें हैं। तो एक चीज पर नहीं फोकस करना, लेकिन हाँ धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे और कॉन्सेप्ट समझ में आते चले जाएंगे। क्लियर है ना। ओके तो अच्छा बंद कर देना ना। ओके तो अभी कहने का मतलब ये है, खैर छोड़ो, अभी समझ में आ रहा है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड, हम अपने पॉइंट से भटकना नहीं है, बार बार करो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो द रीजन, वैसे तो हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सही मायनों में होती हर एक चीज की है ग्रेविटेशनल फील्ड, हर एक चीज की होती है। मतलब द रीजन अराउंड ए बॉडी, अराउंड एन ऑब्जेक्ट in which the another object experiences a force of attraction। वो रीजन जहां तक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करे, वहां तक के रीजन को उस बॉडी की क्या कही जाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड कही जाती है। यहां केवल वर्ड यूज करेंगे
अट्रैक्शन। लेकिन जब हम 12th में चले जाएंगे तो वहां चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड बनेगी उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अर्थ के या किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जो फील्ड बनती है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं यहां पर, ग्रेविटेशनल फील्ड। वैसे ही 12th में जाकर के चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ जो फील्ड बनेगी उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन वहां पर दोनों होते हैं, वहां अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है। लेकिन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक रिपल्शन कभी नहीं होता, दो बॉडीज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करती हैं। अगर तुमसे कोई ये भी पूछ ले कि कूलॉम्स लॉ में और न्यूटन के लॉ में क्या एक डिसिमिलरिटी है, मतलब क्या एक डिफरेंस है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि एक डिफरेंस ये है कि कूलॉम्स का लॉ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों चीजों के बारे में बताता है। मतलब उसके अकॉर्डिंग दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। लेकिन न्यूटन के मुताबिक दो बॉडीज यूनिवर्स में हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करती हैं। इवन दो इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन। कुछ बात समझ में आ रही है? दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन कूलॉम के मुताबिक दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब आप कहेंगे सर फिर बात किसकी मानी जाए? दोनों की बात मानी जाएगी। अगर हम जानना चाह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स तो फिर m1 पहले इलेक्ट्रॉन का मास, m2 दूसरे इलेक्ट्रॉन का मास और दोनों के बीच की दूरी, ये होगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और फिर F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने बताया था ना आपको फॉर्मूला, ये पीरियोडिक टेबल पढ़ाते समय, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो चार्जेस रख रख करके क्या भी निकालेंगे, फिर फोर्स निकालेंगे बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। दोनों में जो डोमिनेट कर जाएगा उसकी बात करेंगे। हालांकि इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा डोमिनेट कर जाता है। कारण यह है क्योंकि F बराबर G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर में, F बराबर G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर में, इस कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। लेकिन F बराबर ये होगा Fe और ये होता है Fg। Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ में आ रही बात ना? Fe क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें ये K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। शायद मैंने उस समय बताया हो। क्लियर है? अब देखो कहां यह 10 की पावर -11 और कहां यह 10 की पावर 9। ये पावर बहुत ज्यादा है सर, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स को हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर पाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जबकि न्यूटन के मुताबिक हम सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर इतना कम अट्रैक्शन है कि हम उसको महसूस नहीं कर सकते। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, पक्का? बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब यह है कि दो बॉडीज एक दूसरे को न्यूटन के मुताबिक हमेशा अट्रैक्ट ही करती हैं, लेकिन दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। इतने तक में कोई डाउट है? पक्का? बहुत अच्छे। दूसरी बात, अभी मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बता, लिखवाऊंगा भी ये सब बातें। फिर अब समझिए सर, ये ग्रेविटेशनल फील्ड आपने बता तो दिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब उस रीजन को कहा जाएगा। जैसे नहीं होता है कि मैंने कह दिया भाई ये एक यहां तक का इलाका जो है ये किसी एक का है, इसलिए होता है। आपने देखा होगा कभी कभी कि किसी एक कुत्ते के रीजन में कोई दूसरा कुत्ता अगर चला जाता है तो वो भौंकने लगता है, और जब तक उसको अपनी फील्ड से बाहर नहीं कर देता तब तक उसके पीछे पीछे दौड़ेगा, भौंकेगा। लेकिन इतना भी उसको पता है इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। ये भी बता रहा हूं मैं, आपने देखा होगा कुत्तों के अंदर बहुत समझदारी होती है इस मामले में, अपनी फील्ड के आगे नहीं जाते। अगर भौंकेंगे ना एक लिमिट तक जाकर के अपनी फील्ड के अंदर तक रहेंगे बस, और उसके बियॉन्ड नहीं जाते। फिर क्यों? क्योंकि बता देते हैं, उनको पता रहता है कि बस यहां तक हमारी फील्ड है, इसके बियॉन्ड जाएंगे तो दूसरे की फील्ड स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर पकड़े भी जा सकते हैं और कूटे जा सकते हैं। समझिए ना? तो इसका मतलब ये बिल्कुल एकदम कायदे से अच्छा खासा मैंने कई बार महसूस किया इस बात को कि वो एक लिमिट तक आपके पीछे दौड़ेगा। मान लीजिए आपकी बाइक के पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता, तो एक लिमिट तक दौड़ेगा बस, ये नहीं कि बस दौड़ता ही जा रहा है, जहां देखेगा मेरी फील्ड खत्म वहां से वापस हो जाएगा। ठीक है ना? समझ गए? तो वैसा ही है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब एक लिमिट तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसके बियॉन्ड अगर चली जाएगी बॉडी तो वापस लौटकर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर नहीं आ पाएगी। अगर आपने एक बार किसी बॉडी को इतनी वेलोसिटी देकर के छोड़ दिया कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर गई, तो अब वो दोबारा लौटकर कभी भी उस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं आती, अर्थ के अंदर नहीं आ पाती। समझ में आ रही बातें? पक्का? अब समस्या ये आती है सर, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये तो एक तरीके की प्रॉपर्टी हो गई ना, मतलब एक तरीके से मैंने क्या कहा, वो क्षेत्र, वो रीजन जिसमें कोई दूसरी बॉडी अट्रैक्शन महसूस करे, उस रीजन को क्या कहा जाता है? किसी एक पर्टिकुलर बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ रहे ना मेरी बात आप? बहुत अच्छे। लेकिन सर इसकी इंटेंसिटी, या मतलब इसको जानेंगे कैसे, मेजर कैसे करेंगे कि किसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है और कहां कितनी है? पहली बात आप सोचकर बताओ, बिना जाने, बिना टोके, बिना प्रूफ किए बताओ, सोचकर दिमाग से कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी या सेम रहेगी? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या?
तो ग्रेविटेशनल फील्ड अपने आप में सिर्फ एक रीजन होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड को मेजर करने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी चेक की जाती है। क्या चेक की जाती है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमें बताती है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये चीज दूसरी चीज को कितना अट्रैक्ट कर रही है। समझ गए ना मेरी बात आप? जैसे सपोज करिए कि मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड वहां तक है जहां तक अंजेश बैठा हुआ है, मतलब 20 मीटर तक है। सपोज कर लीजिए 20 मीटर तक है, सपोज कर लीजिए, क्योंकि मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड तो हालांकि 1 सेंटीमीटर भी नहीं है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर रीजन पे भी कोई खड़ा रहेगा तो भी मुझसे अट्रैक्शन महसूस नहीं करेगा। समझ गए? पर न्यूटन के मुताबिक फोर्स लगता है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि मैं कोई बॉडी हूं और मेरी फील्ड 20 मीटर तक है, तो एक बंदा जो कि 4 मीटर दूर खड़ा होगा, एक बंदा जो कि 10 मीटर दूर खड़ा होगा और एक बंदा जो कि 20 मीटर दूर खड़ा होगा, बताओ सबसे ज्यादा फोर्स कौन महसूस कर रहा होगा? 4 मीटर वाला। और फोर्स जितना ज्यादा महसूस कर रहा होगा, जो जितना ज्यादा महसूस कर रहा होगा, समझो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे इसका मतलब 4 मीटर वाले पॉइंट पर फील्ड, आपकी फील्ड की इंटेंसिटी सर क्या है? ज्यादा है। 10 मीटर पे इंटेंसिटी क्या है? थोड़ी कम हो गई। सर 20 मीटर पहुंचे तो और कम हो गई। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ घटती है। बोलो बात पकड़ में आ रही कि नहीं? बार बार कह रहा हूं, जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, अगर कोई बॉडी अर्थ की फील्ड के अंदर करीब रहे तो और जल्दी खींचेगा, उसको ज्यादा फोर्स से खींचेगा। जितना दूर होता चले जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में उतना ही कम होता चल जाएगा। मतलब अट्रैक्ट करने की जो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका मतलब सर ये ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी मेजर कैसे करते हैं? तो द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैन बी मेजर्ड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास एट एनी पॉइंट। अब ये सब मैंने आपको समझाया है खड़े होकर, मौखिक तौर पर। आप थोड़ा सा पहले लिखिए, फिर और थोड़ा आपका मूड बनेगा, फिर और चीजें समझ में आएंगी। मैं बार बार इसीलिए टोक रहा था आपको कि ये टॉपिक आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, एकदम नया है। इससे पहले वाले चैप्टर में कुछ तो आपके लिए पुराना था ना। जैसे क्या, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8, 9th क्लास से बच्चा जाने लगता है, बल्कि 8 से जाने लगता है। ठीक है, कैपिटल जी कैपिटल एम, एफ बराबर GM1 M2 अपॉन R², वो भी आपने 9th में पढ़ा है। तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपकी पहले से पड़ी हुई हैं, लेकिन यहां पर एक भी टर्म ऐसा नहीं है जो आपका पहले से पढ़ा हुआ है। समझ गए ना? तो इसलिए इसको सही से पढ़िए। पहला हेडिंग डालिए ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर शुरू हुआ मेरा। मेरे हिसाब से एक ही चैप्टर के मैंने 3 चैप्टर बना दिए। मेरा ये हो गया आपका पहला चैप्टर, ये दूसरा और ये तीसरा। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर में क्या लिखवा रहे हैं? पहले ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, इसकी डेफिनेशन लिखिए। मिटा दूं ये सब तो लिखें। ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन, द रीजन REGION वाला रीजन है ना, द रीजन और स्पेस, द रीजन और स्पेस अराउंड ए बॉडी the reason or space around a body in which the reason or space around क्यों जो बोला? बोलो अराउंड का मतलब एक लाइन में नहीं, हर तरफ। जैसे मैं ये बॉडी हूं ना, तो मेरी फील्ड इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, हर जगह, मतलब गोला बनेगा। समझ रहे हो ना? ग्रेविटेशनल फील्ड का जो एनवेलप बनेगा उसका शेप कैसा होगा? एनवेलप मतलब समझ, लिफाफा। मान लीजिए कि मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड एक लिफाफा बना रही है, कवर कर रही है मुझे। हाँ, तो किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा क्या होगा? स्फीयर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो क्या लिखा? द स्पेस अराउंड ए बॉडी इन विच अनदर बॉडी एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। The reason or space around a body in which another body experiences a force of attraction. Another body experiences a force of attraction is called gravitational field of the former body. Is called the gravitational field of the former body. Former मतलब पहली वाली बॉडी की बात हो रही है। मतलब जैसे मैंने अभी पहले लिख लो। अच्छा, is called gravitational field of the former body, FORMER, former body। मतलब भाई अभी यहां 2 बॉडी हो गई ना। जैसे मैंने बोला द रीजन अराउंड ए बॉडी इन विच द अनदर बॉडी, तो कितनी बॉडी हो गई? 2। तो फिर जो मैं बात कर रहा हूं, मैं किसकी फील्ड की बात कर रहा हूं? पहली वाली बॉडी की। दूसरी तो समझो उसको टेस्ट करने के लिए लाया गया है कि कहां तक है कहां तक नहीं है। जैसे सपोज कर लिए इस पूरी दुनिया में, यहां इस पूरे सब कुछ, यहां कुछ नहीं, केवल मैं अकेला हूं। अब कोई दूसरी बॉडी टेस्टिंग करने के लिए लाई जाएगी कि कहां तक मेरी फील्ड है।
तो जो दूसरी बॉडी है उसको कहा जाता है टेस्ट बॉडी, और जो मैं हूं उसको कहा जाता है सोर्स बॉडी, सोर्स स्रोत जिससे निकल रहा है, जहां से फील्ड निकल रही है, जहां से फील्ड जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सोर्स बॉडी मैं हो गया, और टेस्ट बॉडी जो दूसरे, जिसके कारण मैं चेक करूंगा कि कहां तक मुझे फील्ड, मेरी फील्ड कहां तक है। बोलो कहां तक पता चलेगी, कहां तक होगी, जहां तक आप उस बॉडी को रखते रहिए और चेक करते जाइए कि यहां तक फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इसीलिए अगर कोई मुझसे मेरे बारे में पूछे कि सर आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड की रेंज कितनी है, तो मैं बोलूंगा भाई कुछ भी नहीं है। मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड की रेंज कितनी है, भाई कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे आसपास रखी हुई किसी भी बॉडी को मैं अपनी ओर अट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहा हूं। ठीक है ना, बस समझ ना, मैथमेटिकली वो वैल्यू इतनी कम है, होगी न्यूटन के मुताबिक वो होगी वैल्यू, लेकिन इतनी कम है, तो मैं बोलूंगा यार क्या रेंज मेरी क्या रेंज पूछ रहे हो, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड की रेंज नॉर्मल बॉडीज की नहीं देखी जाती है। मेरी तो छोड़ दीजिए, इवन मेरी तो छोड़ दीजिए, अकेले हिमालय की भी नहीं पूछी जाएगी। हालांकि हिमालय की ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ ना कुछ अच्छी खासी होगी, हिमालय की बात कर रहा हूं, पर हिमालय पृथ्वी के सामने कुछ भी नहीं है। बोलो कुछ बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब पृथ्वी की देखी जाती है ग्रेविटेशनल फील्ड, जायंट ऑब्जेक्ट की देखी जाती है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की देखी जाती है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की नहीं देखी जाती। छोटे ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड को हम मेजर कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो होती कुछ नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। अब लिखिए नेक्स्ट लिखिए, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हेडिंग है, भी छोटे छोटे हेडिंग है अभी पहले। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, भाई ग्रेविटेशनल फील्ड की मेजरमेंट करनी हो ना तो डायरेक्ट नहीं लिखते कि फोर्स बराबर इतना, हम लिखते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लिखिए, इसमें लिखें इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, लिखें द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए मटेरियल बॉडी, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए मटेरियल बॉडी, the gravitational field intensity of a material body at any point, ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है ना। the gravitational field intensity of a material body at any point in its field, the gravitational field intensity of a material body at any point in its field is defined as the force experienced by a unit mass, is defined as the force experienced by a unit mass, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा टेस्ट मास। इस मास को क्या कहा जाता है? टेस्ट मास, जिस मास से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट मास, एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट मास, ब्रैकेट में लिखेंगे टेस्ट मास, placed at that point, placed at that point, हो गया तक? placed at that point, कॉमा लगा के लिखिए, कॉमा, placed at that point, कॉमा, provided that the unit mass does not, provided that the unit mass does not affect the gravitational field of existing body, does not affect the gravitational field of existing body, gravitational field of existing body। ध्यान सुनो, हो गया? क्या बताना चाह रहा हूं? अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी पता करना चाहते हैं तो आप उस पॉइंट पर एक टेस्ट मास रख के देखेंगे। क्या रख के देखेंगे? टेस्ट मास। उस टेस्ट मास का मास तो वैसे जनरली 1 किलोग्राम होना चाहिए, लेकिन जरूरी है कि 1 किलोग्राम से टेस्टिंग की जाएगी, 10 किलोग्राम से भी कर सकते हैं, लेकिन जब 10 किलोग्राम से करोगे तो फिर 10 से डिवाइड करके पर किलोग्राम पे ही निकालेंगे। यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट मास एट दैट पॉइंट, सिंपल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट मास एट दैट पॉइंट। नहीं समझे? देखिए, मान लीजिए कि ये कोई एक जायंट ऑब्जेक्ट है जिसको कि आप मान सकते हैं अर्थ भी मान सकते हैं, आप प्यारी सी अपनी अर्थ ही ले लो। मान लीजिए कि हमारी अर्थ है और मैं इस अर्थ के आसपास पता करना चाहता हूं, यहां तक इसकी क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये इसकी क्या है? बार बार कह रहा हूं, ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड यहां तक देखने को मिल रही है हमें, ठीक है? तो यानी कुल मिला के यहां तक क्यों है? यहां तक इसलिए है क्योंकि अगर यहां तक भी आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा एम मास का कोई ऑब्जेक्ट, इस अर्थ का मास हमने कितना लिया? कैपिटल एम, इसकी रेडियस हमने कितनी ली? कैपिटल आर। क्लियर?
अगर मैंने ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे मैंने अभी मास को रखा है, मास को, इसकी दूरी कितनी है, मान लीजिए कि यहां से r, स्मॉल r, समझिए ना, यहां तक भी अगर ये महसूस कर रही है, पहली बात तो ये इन्फिनिटी होगा अगर यहां तक भी फोर्स महसूस कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर जाते ही सर ये फोर्स महसूस करना बंद कर देगा, इस फील्ड के बाहर जाते ही ये अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को महसूस करना बंद कर देगा। यहां होगा तो भी अट्रैक्शन लग रहा होगा, यहां होगा तो भी अट्रैक्शन लग रहा होगा, यहां होगा तो भी अट्रैक्शन लग रहा होगा, यहां होगा तो भी अट्रैक्शन लग रहा होगा। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? पक्का? बहुत अच्छे। लेकिन उसके बियॉन्ड जाते ही अट्रैक्शन बंद हो जाएगा। क्लियर? अब उसने हमसे कहा कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी है, मतलब आखिर यहां पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को अर्थ कितना ज्यादा तेजी से खींचती है, इंटेंसिटी का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने बोला कि भाई चेक करना चाहते हो आप कि भैया, आप अपने बारे में चेक करना चाहते हो कि यार भैया के अंदर देखते हैं कि मेरे प्रति कितनी इंटेंसिटी है, मेरे प्रति कितनी इंटेंसिटी है, तो क्या करना होगा, मेरे और अपने बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपने मास से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा मेरी इंटेंसिटी आपके प्रति कितनी है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? किसी को भी अगर ये जानना है कि भाई मेरे प्रति भैया की इंटेंसिटी कितनी है, तो पहले पता करो मेरे और आपके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्लियर ना? और फिर उसको अपने मास से, मेरे मास से नहीं, अपने मास से डिवाइड कर दो, क्योंकि आप टेस्टिंग किसके हिसाब से कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो ना। सोर्स बॉडी कौन हो गई, मैं, टेस्ट बॉडी कौन हो गई, आप, इसका मतलब टेस्ट बॉडी के मास से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पक्का? बहुत अच्छे। तो ये तो पहले मैंने बता दिया कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके चारों तरफ ये इसकी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखेगा इट इज डिनोटेड बाई, साइड में डायग्राम भी बना लीजिएगा और लिखेगा इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल E एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर तुमसे कल के दिन कोई भी पूछे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। सर क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होती है। इसका मतलब इट इज वेक्टर क्वांटिटी, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे यार देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नाम आ जाता है, याद आता तुरंत, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कौन सी फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताइए कितनी होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, वेरी गुड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपॉन मास ऑफ द टेस्ट बॉडी। ठीक है ना, वेरी गुड, मास ऑफ द टेस्ट बॉडी, ठीक है ना, टेस्टिंग बॉडी, जिस बॉडी से टेस्ट किया जा रहा है। बोलो बात समझ में कि नहीं? मतलब अल्टीमेटली क्या फॉर्मूला बनेगा, कैपिटल E बराबर, बोलिए, वेक्टर F अपॉन m। बोलो ये स्मॉल m क्या है, स्मॉल m उस बॉडी का मास है जिसके कारण हम टेस्टिंग कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? अभी कोई डाउट है? नहीं। अगर मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, ये तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को बताएगा, लेकिन अगर मैं इन मैग्नीट्यूड ओनली पूछूं तो इन मैग्नीट्यूड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर F बाई M। बार बार पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? अगर तुमसे मैं ये पूछ बैठूं कि बताओ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी है, किसी फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उस बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट पर एक बॉडी रख के देखोगे। आपको सर कितने मास की, तुम यार क्यों बिना बात चक्कर में पड़ोगे, 1 किलोग्राम की रख के देखो, सिंपल बात खत्म हो गई। तो 1 किलोग्राम की बॉडी रखो, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स निकालो, 1 से डिवाइड कर दो। अगर 5 किलोग्राम की बॉडी रखी होगी तो 5 से मल्टीप्लाई करना, फिर नीचे 5 मास से डिवाइड कर देना। समझ में आ रही बात ना भाई? ऊपर G m1 m2 में m2 को 5 लेना, नीचे भी 5 लोगे तो कट के फिर भी वही आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? श्योर, 100%, बहुत बढ़िया। E बराबर F अपॉन m। जल्दी से बताइए यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट ऑफ, बोलो ना बच्चों, ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, GFI मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी। डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ जल्दी से बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या कह रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला तो बोलेंगे सर न्यूटन का होता है mLT की पावर -2 और अपॉन में क्या आ जाएगा m, तो कट के कितना आ जाएगा LT की पावर -2। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यार ये LT की पावर -2 ये किसका होता है,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। अब एक और तुम्हें ऐसा पेयर मिल गया जिसके बारे में आप बोल सकते हो कि इन दो क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे भाई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, नहीं समझे? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। बोलो कैसे? आपको अर्थ क्या क्या पता करना है? ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कहां पर? यहां पर, ठीक है? तो क्या करोगे? अब ये भी मैंने बताया, GFI निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? GFI इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। याद आ रहा है? तो बोलिए फोर्स कितना लगेगा? m मास की अर्थ और m मास की इस बॉडी के बीच में, कैपिटल M मास की अर्थ और स्मॉल m मास की इस बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू बताएंगे आप मुझे? GMM अपॉन, बोलो कोई डाउट हो तो? हो गया। अपॉन में मास किसका लिया जाता है? दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अपॉन मास ऑफ द टेस्टिंग बॉडी, सोर्स बॉडी नहीं, सोर्स बॉडी तो अर्थ है, टेस्ट बॉडी कौन सी है? स्मॉल m, तो स्मॉल m से डिवाइड कर दिया। अब जिसके अपॉन में कुछ, इसके अपॉन में 1, बाहर वालों को बाहर मल्टीप्लाई, अंदर वालों को अंदर मल्टीप्लाई। GFI को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E से। हटाओ इसको, एरो भी हटा देता हूं अभी फिलहाल के लिए। तो E बराबर कितना आ जाएगा? बोलो, अरे बोलोगे? बार बार मुझे इसके ऊपर एक्टिव वेक्टर लगाने की जरूरत पड़ेगी। GM M अपॉन MR स्क्वायर, ये आ जाएगा MR स्क्वायर, M से M कैंसिल, E बराबर GM अपॉन R स्क्वायर। अरे कोई आप में से मुझे बताएगा GM अपॉन R स्क्वायर किसकी वैल्यू होती थी? स्मॉल g। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? स्मॉल g, यानी कुल मिला जुला कर कैपिटल E बराबर स्मॉल g एट दैट पॉइंट। समझे ना? स्मॉल g एट दैट पॉइंट। नहीं समझे? ये भी बात ध्यान से सुनना। अब आप मुझे जरा एक बात बताओ, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर स्मॉल g की वैल्यू, मतलब अर्थ के सरफेस से दूरी बढ़ने पर स्मॉल g की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी भी घटती है। ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला GM अपॉन R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर नहीं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? स्मॉल r बड़ा कि कैपिटल R बड़ा? स्मॉल r बड़ा कि कैपिटल R बड़ा? पक्का? हमारे हिसाब से, समझ गए ना? अल्फाबेटिकली तो अलग बात होगी, लेकिन हमारे हिसाब से हमने r को बड़ा लिया है, स्मॉल r को बड़ा। नहीं समझे? मैंने किसको लिया स्मॉल r? अरे ये तो रहा, इस दूरी को लिया मैंने स्मॉल r। नहीं समझे? इस वाली डिस्टेंस को लिया स्मॉल r और रेडियस से कितनी? कैपिटल R। अर्थ की रेडियस से कितनी? कैपिटल R। तो वो आउटसाइड पॉइंट है जिसकी दूरी अर्थ की रेडियस से ज्यादा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? पक्का? अगर तुमसे मैं सवाल कर बैठूं, अगर मैं तुमसे सवाल कर बैठूं कि बताओ स्मॉल g ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी यहां बताओ सरफेस पर, तो सरफेस पर निकालने के लिए क्या करोगे? स्मॉल r बराबर कैपिटल R। अरे भाई पॉइंट, बस पॉइंट ही तो वेरी करेगा। अगर मैं यहां पूछूं, जमा समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? GM अपॉन स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी ना यहां, तो फिर आ जाएगा GM अपॉन R स्क्वायर, और वो कितने के इक्वल होता है? G के इक्वल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जितना, यानी कुल मिलाकर किसी भी पॉइंट पर जितना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगता है उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही होती है, न्यूमेरिकली उतनी होती है। दोनों चीजें न्यूमेरिकली इक्वल हैं, पर दो बातें हैं अलग अलग। बात कुछ समझ में आ रही है? ये दो बातें हैं, तो ये दो अलग अलग चीजें, लेकिन न्यूमेरिकली दोनों आपस में क्या होती हैं? इक्वल। बोलो बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है? पक्का? अगर मैंने पूछा बताओ अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी 1600 किलोमीटर ऊपर कितनी होगी, अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर कितनी होगी, तो आप स्मॉल r की वैल्यू कितनी लेंगे? पहले तो फॉर्मूला बताओ क्या लगाएंगे। अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? E बराबर GM अपॉन R स्क्वायर, E बराबर GM अपॉन R स्क्वायर। समझ गए? इसमें G क्या रखोगे वो तो जानते हो, 6.67 इंटू 10 की पावर, कैपिटल M क्या रखोगे? मास ऑफ अर्थ, वो भी आपने निकाल रखा है, और नहीं भी याद रहेगा तो बुक दिया जाता है क्वेश्चन में अक्सर। समझे ना? कितना होता है वैसे याद है किसी को? 6 इंटू 10 की पावर 24, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। समझ रहे हो ना? बहुत बढ़िया। M भी मिल गया। मैंने बोला बताओ 1600 किलोमीटर ऊपर कितनी होगी, R की वैल्यू कितनी रख दोगे? 1600। R की वैल्यू, बस यही गलती ना कर बैठना,
मूड खराब होता है फिर मेरा। आर की वैल्यू 1600 नहीं लेनी होगी, 1600 प्लस 6400 लेनी होगी। मतलब स्मॉल आर यहां से देखा जा रहा है, यहां से सेंटर टू सेंटर देखा जाता है, सरफेस टू सेंटर नहीं देखा जाता। क्या देखा जाता है? सेंटर टू सेंटर। इस बॉडी का सेंटर उस बॉडी के सेंटर के बीच की दूरी देखी जाती है। तो ये कितनी है? ये 6400। अर्थ की रेडियस कितनी? 6400। उसके ऊपर कितनी? 1600। तो 64 प्लस 16 80, 8000 किलोमीटर लेंगे। कितनी लेंगे? 8000 किलोमीटर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत बढ़िया। एक रास्ता ये भी हो गया, एक यही फॉर्मूला क्या भी हो गया। अल्टीमेटली क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, GM अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी E बराबर GM अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, वेयर R प्लस H ही कितने के इक्वल है? स्मॉल r के इक्वल है। नहीं समझे भाई? ये जो मेरा यहां से लेके यहां तक का स्मॉल r है वो कितने के इक्वल होगा? वो सर इस R प्लस इस H के इक्वल होगा। नहीं समझे? पक्का? जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी घटेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पहुंचकर H की वैल्यू जब इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये टर्म अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी 0 होती है। बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकल रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को इतना नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग जितना 12th में जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो बस आ जाया और खत्म बात के बाद, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कई दिन तक चलेगा 12th क्लास में, 1-2 दिन नहीं, कई दिन तक। वहां तो वही मेन टॉपिक है। समझ में आ रही बात ना? तो फिलहाल लेकिन आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना? लिखिए द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। एक सबसे बाद में एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे। लिखिए जल्दी से। द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट, द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड at a point is equal to the acceleration due to gravity at that point. The intensity, इसके बाद एक पॉइंट है, एक स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट। भाई हमने कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन ये निकला है सही मानों में, है ना? क्या लिखा? द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, वैसे न्यूमेरिकली इक्वल होता है, बात सही है, बट ये वैसे भी इक्वल ही होता है। मतलब जैसे नहीं आ गया E बराबर G, G की वैल्यू अगर तुमसे कोई पूछेगा यहाँ G की वैल्यू कितनी, इतनी, G की डायरेक्शन कितनी, इधर, जिस और G लगेगा उसी और E लगेगा, ये एग्जैक्टली लगभग इक्वल ही होता है, ठीक है ना? सिर्फ कॉन्सेप्चुअली अलग है ना, बाकी सब कुछ सेम है इसका। भाई एक नया टर्म, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया बस, कि फील्ड की इंटेंसिटी, कहां तक फील्ड है और किस पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी है, समझ गए ना? सब कुछ सेम है बाकी, है ना? सब कुछ सेम। तो क्या लिखा? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, सुनो ये बच्चे ध्यान लगा उधर। एक सवाल एक बच्चे के दिमाग में उठ रहा है कि सर अगर यूनिवर्स में मौजूद हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है तो फिर ये सब की सब एक जगह कोलैप्स क्यों नहीं हो जा रही हैं? सब की सब मिलजुल कर सारी एक जगह आके इकट्ठी क्यों नहीं हो जा रही हैं? क्योंकि बच्चे जब तुम खुद ही, तुम्हारे पास खुद ही इसका जवाब है, तुमने जो सवाल किया उसी में इसका जवाब छिपा हुआ है। नहीं समझे? कैसे? हाँ, तुमने क्या बोला? जब सब बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो तुम्हें अगर नंदिनी अट्रैक्ट कर रही है तो साथ ही साथ उधर वो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तुम्हें अगर संस्कृति अट्रैक्ट कर रही है तो वो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ। हाँ बच्चे, सोलर सिस्टम में अगर अर्थ को सन अट्रैक्ट कर रहा है तो और भी बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं। तो सब कुछ मिलके क्या है? बैलेंस्ड है। एक फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और उसके अगेंस्ट में जो फोर्स अननोन लगते हैं, अननोन फोर्सेज, सूडो फोर्सेज, जिनकी जानकारी नहीं मिल पा रही कहां से लग रहे हैं फोर्स, वो क्या कहलाते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो बैलेंस कर रहे हैं उसको, समझ गए? वही तो नहीं जाने देते उसको, अर्थ को चिपकने नहीं देते सन से। क्लियर? बहुत अच्छे, लिखो। हो गया? तो क्या लिखा? द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट। हो गया? बहुत बढ़िया, मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। मिटा दो इसको। बहुत बढ़िया। अब ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आप मान जाओ, ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आप आराम से मुझे इसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं, जो जो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना? चलिए देखेंगे क्या बताएंगे आप मुझे, ठीक है ना? 1 मिनट के लिए बस रुक जाइए, ठीक है ना? लिखिए क्वेश्चन, न्यूमेरिकल लिखेंगे एक। कैलकुलेट, बल्कि पहले तो एक क्वेश्चन ये छोड़ो, ये लिखो पहले। द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ, द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ,
है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ, मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, पता है किसी को? क्या नहीं पता? चलो लिख लो, इज 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, इज 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, इतनी ही है, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ इज 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, फाइंड द, क्या कह रहे हैं, गजब, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड at the midpoint, at the midpoint of the line joining, midpoint of the line joining the moon and earth, नहीं समझे? moon and earth, ओके जी। और क्या कहते रखा है क्वेश्चन में? मास ऑफ मून, mm, mm मतलब मास ऑफ मून, कितना दिया है? 7.4 इंटू 10 की पावर, याद नहीं रहा क्या कल से लेके अब तक? भूल गए होंगे, मुझे पता है। मास ऑफ अर्थ तो याद रह गया होगा, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। चलो जी, अब सुनो, बड़े काम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसने हमसे कहा बताओ कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी, इन दोनों के मिड पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो पहली बात, किसी भी चीज की किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम उस पॉइंट पर एक टेस्ट मास रख के देखते हैं। क्या? टेस्ट मास। टेस्ट मास को जनरली 1 किलोग्राम का ले लेना चाहिए, बेहतर होता है। टेस्ट मास को जनरली 1 किलोग्राम का लें तो बेहतर होता है। बाकी अगर आप एम का भी ले लेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, नहीं समझे? अगर 1 किलोग्राम का लेंगे तो नीचे से 1 से डिवाइड करो, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर आ जाएगा। और अगर आपने m किलोग्राम का लिया तो फिर फोर्स लगा के फिर m से डिवाइड करना पड़ेगा, तब भी कट के वही आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत अच्छे। ये रही प्यारी सी अर्थ और ये रहा प्यारा सा मून। समझ में आ रही बात ना? देखो समझ लो, ध्यान देके, ठीक है ना। उसने कहा इन दोनों प्यारी सी अर्थ और प्यारे से मून के बीच में क्या है? एक मिड पॉइंट है इनका, मिड पॉइंट, इनकी लाइन ज्वाइनिंग का एक मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट पर पता करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। मींस मेरे को यहां पर पता करना है कि ई नेट कितना है। क्या पता करना है? वो भी ई नेट। ई नेट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर दोनों की फील्ड काम कर रही होगी, समझ गए ना। मून भी अपनी फील्ड दे रहा होगा यहां पर, और अर्थ भी अपनी फील्ड दे रही होगी। बॉडी किसकी ओर जाएगी? देखें कौन बताएगा। यहां बैठा हुआ व्यक्ति किसकी ओर मूव करेगा? जिसका मास ज्यादा होगा। वेरी गुड, नहीं समझे? बल्कि बेहतर तो ये होगा, ये कहे भैया जिसकी फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अब फिर मैं पूछूंगा फील्ड की इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, तब जवाब देना चाहिए जिसका मास ज्यादा होगा। तुम कैसे मूर्ख लोग हो जो ये कह रहे हैं कि मिड पॉइंट पे बैठने पर सर ये किसी की ओर नहीं जाएगा, मतलब तुम्हें लगा यहां पर नल पॉइंट मिल जाएगा। नल पॉइंट मतलब समझते हो कौन सा होता है? द पॉइंट एट विच द नेट फील्ड इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी इज इक्वल टू 0। लेकिन मिड पॉइंट पर 0 क्यों होगा? एक बात तो बताओ, एक तरफ मैं हूं, समझ गए ना, कर्कशी आवाज वाला एक खड़ूस व्यक्ति, और एक तरफ आपका बहुत कोई अच्छा सा प्यारा सा फ्रेंड है, ठीक है ना, बहुत सुरीली सी अच्छी सी प्यारी सी आवाज रखने वाला, जो तुम्हें बड़े प्यार से बुलाता हो, और मैं तुम्हें बार बार गधे घोड़े कुछ ना कुछ बोल के बुलाता हूं। तो एक तरफ मैं हूं, एक तरफ वो है, और आप हम दोनों के बीच में हैं। तो आप मुझे बताओ कि आप ये क्यों कह रहे हो मैं किसी की ओर नहीं जाऊंगा? यार सिंपल सा फंडा है, जो व्यक्ति आपको बार बार गधा घोड़ा बोल रहा होगा उससे दूर भागोगे, और जो व्यक्ति तुम्हें बड़े प्यार से कह रहा होगा कि तुमसे बढ़िया दुनिया में कोई नहीं है, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट दुनिया में कोई नहीं है, जो इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहा होगा तुमसे, उससे क्या करोगे? ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करोगे, और मुझसे उतना अट्रैक्शन महसूस नहीं करोगे। तो जिसका अट्रैक्शन ज्यादा, उसकी और बॉडी खिंच जाती है। वो ये नहीं जानता कि वहां जाकर के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर ये चंद्रमा बड़ी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी बातें कहने लगे इसके साथ, यहाँ बैठे हुए व्यक्ति को, उसके कान में बड़े प्यार से कहने लगे यहाँ आओ, चंद्रमा जानते नहीं हो, चंद्रमा की कहानियां नहीं सुनी है, कितना अच्छा हूं मैं, कितना प्यारा हूं, आ जाओ मेरी तरफ। अगर इसके बहकावे में आके इसकी तरफ खिंच गया तो ना वहां पानी मिलेगा, है वहां सब कुछ,
लेकिन मिलेगा नहीं उसको, ना वहां अनाज मिलेगा, ना वहां सेब मिलेंगे, ना वहां अमरूद मिलेंगे। थोड़े दिन में वहां पर वो मर जाएगा, कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात ना? तो इसलिए क्या करना है, हमेशा ध्यान रखो, जो लोग ज्यादा मीठे होते हैं वो ज्यादा बेकार होते हैं, समझे ना? वो आपके लिए ज्यादा बड़ा काम कर, ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे से कड़वी कड़वी बातें करते हैं, जो तुम्हारी कमियां बताते हैं, वो बेहतर होते हैं, समझे ना? वो तुम्हारे लिए कड़वी बातें अभी तो तुम्हें बुरी लगेंगी, लेकिन वही तुम्हारे सही मायनों में हितैषी हैं। क्लियर? चलो खैर, ये बच्चे ध्यान लगा उधर, इस पर ई नेट कभी भी जीरो नहीं होगा, भी नहीं बच्चे होगा जीरो। कारण हो जाता मिड पॉइंट पे जीरो। कब मिड पॉइंट पे जीरो होता? जब दोनों बराबर मास के होते। अगर इधर भी अर्थ जैसा ही कोई और ऑब्जेक्ट रखा होता तो एकदम मिड पॉइंट पर नल पॉइंट मिलता, क्योंकि दोनों बेस सेम फोर्स लगाते। अब जब दोनों सेम फोर्स लगाते तो दोनों का फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेता? बैलेंस। लेकिन अभी के केस में अगर तुमने यहाँ स्मॉल एम मास की बॉडी रखी तो यहाँ पर क्या होगा, ये है ME और ये है बच्चे क्या, MM। और ये दूरी कितनी है, मान लो ये पूरी कितनी है, मान लो कि पूरी कितनी है, अरे पूरी वो कचौरी वाली पूरी नहीं, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, R। तो ये कितनी हो जाएगी, R/2। और ये कितनी हो जाएगी, R/2। नहीं समझे? पक्का? चलो हो गया? हाँ बोलो। हाँ तो बच्चे वो कहाँ हैं, वो मिड पॉइंट पे थोड़ी ना है, इस पे भी मिलेगा कोई ना कोई पॉइंट ऐसा। सुनो सुनो सुनो, डरो मत, है ना? यहां से सुनो सुनो, यहां से यहां के बीच में एक पॉइंट पक्का ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर कोई भी चीज क्या नहीं करेगी, ना तो ना उधर जाएगी ना इधर जाएगी, लेकिन वो ये नहीं होगा। नहीं समझे? जिसका मास ज्यादा उससे दूरी ज्यादा कर देंगे और जिसका मास कम उससे दूरी कम कर देंगे तो वो पॉइंट मिल जाएगा। मतलब वो पॉइंट पक्का मून के करीब मिलेगा, आपसे दूर। एक ही पूरी में एक ही पॉइंट होगा, बस ऐसा पूरी जर्नी में एक ही पॉइंट ऐसा मिलेगा। बच्चे L1 L2 कहां मिले, एक ही जगह पे नहीं मिल सकता ऐसे पॉइंट्स, नहीं समझे? है ना? ये सन है, इसके आसपास और भी बहुत है, और कई वजह होती हैं। हम केवल सुनो बच्चे, अब मेरी ध्यान दो, अगर हम सिर्फ इन दो बॉडीज को कंसीडर कर रहे हैं तो हम इनके बारे में बात कर रहे हैं ना। और फिर चूंकि यूनिवर्स में केवल ये दो बॉडी तो है नहीं, अर्थ और मून तो है नहीं अकेले, और भी चीजें हैं। तो वहां के हिसाब से वो नेचुरल पॉइंट है, वो किसी के ढूंढे हुए पॉइंट, मतलब किसी के बनाए हुए पॉइंट नहीं कि तुम यहां बन जाओ। वो जो लैग्रेंज पॉइंट है ना सन और अर्थ के बीच में, वो बच्चे किसी के, वो नेचुरल हैं। क्लियर ना? अब वो नेचुरल कैसे, बस उनका पता लगाया है हम लोगों ने, डिस्कवरी की हम लोगों ने कि यहां पर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर ना तो बॉडी इधर आएगी ना उधर जाएगी, बैलेंस रहेगी। याद आ रहा है? समझ में आ गया? अरे भाई अभी सुनो, मैंने क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया था आपको, और बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन समझने के लिए इतना ज्यादा डिटेल में गया हूं मैं, क्वेश्चन समझाने के लिए। नहीं तो मैं चाहता ये सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। पहले तो दिमाग में बार बार कह रहा हूं, इस बात को बैठा लो कि इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, दोनों की बराबर भी नहीं होगी, तो बॉडी किसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगी, जिसकी फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। एक ही पॉइंट पर अगर दो वेक्टर काम कर रहे हो, बोलो ना, बताओ। अच्छा, इस एम मास की बॉडी को मून क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसको मैंने नाम दे दिया FM। क्या नाम दे दिया? FM, फोर्स ऑफ मून, फोर्स ऑफ मून। और इसी बॉडी को अर्थ किधर की ओर अट्रैक्ट करेगी, अपनी ओर, FE। क्लियर? अब ये दोनों कैसी क्वांटिटी हैं? FM मतलब फोर्स ड्यू टू मून, और FE मतलब फोर्स ड्यू टू अर्थ। क्लियर है? तो इन दोनों बॉडीज का अब फोर्स अपॉन मास क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो दोनों को तो स्मॉल एम मास से डिवाइड कराएंगे, तो मेन मुद्दा तो F है ना, जिसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा उधर की ओर इंटेंसिटी ज्यादा होगी। नहीं समझे? अगर मैंने आपसे पूछा EE बताओ, EE, तो आपका जवाब क्या होगा, FE अपॉन M होगा। और EM मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मून, तो क्या जवाब होगा, FM अपॉन M। यही तो फॉर्मूला है, समझ गए? बोलो FE की वैल्यू बताओ यहाँ पर कितनी, तो हम बोलेंगे सर GMEM अपॉन R², नहीं R नहीं, R/2 का स्क्वायर, R/2 का स्क्वायर, और उसके अपॉन में क्या, M। नहीं समझे? पक्का? बहुत अच्छे। EM बताओ कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा कैपिटल G M इंटू M अपॉन में R/2 का स्क्वायर अपॉन स्मॉल m। बोलो बात समझ आ रही नहीं? अब मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, काहे लिए करना,
मैं तो तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं, नहीं तो मैं फिर आपको बता रहा हूं इसको। ये बिटाई करूंगा बहुत ज्यादा अगर ऐसी बातें करोगे। सुनो प्लीज प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। एम क्या है? स्मॉल एम इज द मास, टेस्ट मास, और ये सोर्स बॉडी, ये अट्रैक्शन लगा रही है, लगाती दोनों एक दूसरे के ऊपर, लेकिन सोर्स बॉडी है उनको, हमने तो उसको टेस्ट करने के लिए रखा है, तो टेस्टिंग बॉडी के मास से डिवाइड किया जाता है। समझ गया ना? और मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं, मैंने फिर वो फॉर्मूला ड्राइव क्यों करा अगर मुझे इतना ही काम करना था तो काहे लिए चिंता कर रहे हो? आप बोलो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्शन होती है, तो इसके कारण लगने वाली फील्ड की डायरेक्शन EM इधर की ओर और इसका EE इधर की ओर। क्या तुम्हें EE और EM की वैल्यूज नहीं पता है? क्या तुम मुझे EE की वैल्यू नहीं बता सकते? हाँ सर बता सकते हैं। क्या होगा फॉर्मूला? GME अपॉन, बोलो ना, R/2 की, अरे छोड़ो ना R/2 ही क्यों, आप x का स्क्वायर मिड पॉइंट पे है ना, x जो होगा वो कितने के इक्वल होगा? जो दोनों के बीच में r दे रखा है उसके इक्वल, R/2। चलो R/2 कर लेते हैं। हमने मान लिया कि r कितना दे रखा है, mm इतना है, me इतना है, r बताओ कितना है? ये रहा क्वेश्चन में r 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। पकड़ पा रहे हो ना? पक्का? अरे नहीं समझ में आ रहा है? श्योर? ठीक, तो बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बताओ e, चलो निकाल ही लेते हैं इसको, कैपिटल G के टर्म्स में निकाल लेना। me की वैल्यू कुल मिला जुला कर क्या करोगे? वैल्यू निकाल पाओगे कि नहीं? चलो निकाल लेते हैं। कितनी आएगी? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन में R/2 मतलब 3.8 इंटू 10 की पावर 8/2 का होल स्क्वायर। उम्मीद है इसको सॉल्व कर लोगे आप। इससे आपको मिल जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ एट पॉइंट M, मिड पॉइंट पर, मतलब मिड पॉइंट पर। क्लियर? पक्का? फिर इसी तरह आप क्या निकालोगे? यहां से E निकल जाएगा तो आप फिर क्या निकालोगे? EM। बताओ EM कितना आ जाएगा? तो हम बोलेंगे सर EM आ जाएगा कैपिटल G, EM इक्वल टू कैपिटल G इंटू MM अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। ये भी इतना ही आएगा। बोलो कितना आएगा? कैपिटल G बताओ कितना होगा? सर वही होगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ मून कितना है? वेरी गुड, 7.4 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन में सर R/2 का स्क्वायर, तो अभी भी वही 3.8/2 मतलब 1.9 लिख दो सीधे, 1.9 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि सर जब आपने 2 से इसको डिवाइड किया है तो 2 से इसको भी डिवाइड करिए ना? हाँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। बोलो E, अच्छा ठीक है, E मिल गया, EM मिल गया। जो बड़ा होगा उसमें छोटे वाले को माइनस कर देंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा यही किया जाता है। दो वेक्टर का अगर रिजल्ट निकालना हो तो हमेशा बड़े वाले में से अगर अपोजिट में हो तो बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर देता है। हमें क्या मिल जाएगा इस पॉइंट पर? E नेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कोई डाउट है? वो E नेट पक्का, क्योंकि अर्थ की फील्ड ज्यादा आएगी, अर्थ की इंटेंसिटी ज्यादा आएगी, मून की इंटेंसिटी कम आएगी, इसलिए अर्थ की फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होने की वजह से E नेट की जो डायरेक्शन होगी किधर की ओर होगी? अर्थ की ओर होगी। अगर किसी बॉडी को आप यहां फ्री छोड़ देंगे, इस पॉइंट पर फ्री छोड़ देंगे, तो अर्थ की ओर चला जाएगा, जबकि फील्ड उस पे मून की भी लग रही है। लेकिन वो कहेगा नहीं भैया मून तुम एक किनारे रहो, हमें ज्यादा कौन अट्रैक्ट कर रहा है? ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसकी ओर चला जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पक्का? बहुत अच्छे। हाँ, अगर तुमसे मैं फिर, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, बस एक सवाल बताओ, छुट्टी करूंगा तुरंत, है ना? बताओ अगर मैं तुमसे पूछता इन दोनों को मिलाने वाली पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग पर एक नल पॉइंट बताओ। नल पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर ग्रेविटेशन फील्ड की इंटेंसिटी 0 हो, मतलब जहां पर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने एकदम स्पेशली उसी पॉइंट पे ले जाके टिका दिया तो वो ना उधर जाएगा ना इधर जाएगा। हाँ, तो वो निकालना, अब मुझे एग्जैक्ट चाहिए, वो तो समझ में आ गया मुझे, आइडिया लगा लिया आपने, जिसका मास ज्यादा होगा। अच्छा सुनो, नल पॉइंट निकालने के लिए हमेशा क्या करना होता है? जिसका मास ज्यादा उससे दूरी ज्यादा रखो, क्योंकि मास ज्यादा होने से फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है और दूरी बढ़ जाने से घट जाती है, तो बैलेंस हो जाएगा मामला। समझ रहे हो ना? नहीं? पक्का? बहुत अच्छे भाई। मैंने क्या कहा? एक बात तो बताओ, अगर भारी बॉडी से आप थोड़ा ज्यादा दूर रख दोगे तो समझो मास के बढ़ने से जो फील्ड बढ़ी, डिस्टेंस बढ़ने से उतनी घट जाएगी, तो बैलेंस हो जाएगा मामला। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। दूसरी बात, अगर मैंने कहा उधर जो मून है जिसका मास कम है उससे दूरी कम रखो, तो जिसका मास कम उससे दूरी भी कम, तो फोर्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? और वो पॉइंट ऐसे मिलेगा जहां पर फोर्स दोनों का बराबर होगा, तो यहां कहीं नल पॉइंट मिलेगा। अगर तुमसे मैंने ये सवाल कर लिया और तुम मुझे ये बता दो, मुझे बहुत खुशी होगी। बता पाओगे?
तो हम करेंगे, करना क्या होगा, हम कहेंगे मान लेते हैं, मान लिया कि वो पॉइंट अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस दूर लाई करेगा। कहां लाई करेगा, x। अगर यहां से x तो उधर से r माइनस एक्स हो जाएगा, और इस पॉइंट पर EM बराबर E ही होना चाहिए, तभी तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, वहां से x की वैल्यू निकल आएगी। बोलो मुश्किल लग रहा है क्या, पक्का समझ पा रहे हो ना, 100%। कल यहीं से कहानी शुरू होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूरी तरीके से ओवर, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अगला टॉपिक हम कल आगे पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस चैप्टर में 2 ही मेन टॉपिक हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, बहुत अच्छा। चलिए आज के इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा